The only problem is, as far as Uttar Pradesh is concerned, we'll ask Mr. Manish Singh that. Manish Singh जी इस वक्त हमारे साथ हैं कि भाई वो उधर तो वो राजपूत और ठाकुर सब इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने तो कसम खा ली है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे. लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू मनीष सिंह साहब. मनीष सिंह साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. आपकी आवाज नहीं आ रही सर, जरा जोर जोर से बोले सर. जी नमस्ते सर. यस. हाँ अब आई, जरा जोर से बोले सर. Can whosoever is on the sound console please increase the volume. I can't really hear Mr. Manish. मनीष सिंह साहब ये क्या हो रहा है? वो राजपूत बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, ठाकुर बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को. क्या है मतलब ये? योगी आदित्यनाथ जी तो खुद मुख्यमंत्री, खुद ठाकुर है. देखिए सर, सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की जो पॉलिसी है पॉलिटिक्स की, वो पूरी तरह से समाज के सभी वर्गों को छिन्न भिन्न कर दिया है. पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद था, उसके बाद से इन्होंने अगड़ों और पिछड़ों में कराया, पिछड़ों को दलितों से कराया. अब तो समाज के सभी जातियों और वर्गों में इतनी वैमनस्यता फैल चुकी है कि इसको पाटने में और एकता को पैदा करने में बहुत लंबा अवधि लगेगा. जो भी पार्टी सरकार में आएगी उसे सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा. उसके लिए हमें सामाजिक तौर पर एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी पंथ, सभी भाषा और सभी धर्म के लोग एकता के साथ हिंदुस्तान में रह सकें. ये जो सामाजिक वैमनस्यता पैदा हुई है वो मोदी जी के भाषण की वजह से, मोदी जी की कार्यशैली की वजह से, योगी जी के भाषण की वजह से, योगी जी की कार्यशैली की वजह से, और इन दोनों से तो माहिर खिलाड़ी अमित शाह जी हैं जो इतने दम्भ के साथ, इतने अहंकार के साथ भाषण करते हैं कि समाज में इतनी टूटन और विघटन पैदा हो चुकी है कि इसे पाटना बहुत मुश्किल होगा. मनीष सिंह जी, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम आज कहा कि 80 सीट्स 100% बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा. मगर राम मंदिर का आज पुनः नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राम मंदिर का इशू उन्होंने कर दिया है, बोले कि राम मंदिर लोगों की आस्था था, लोगों, और ये 500 साल के बाद जिस प्रकार से बना, और पूरा वर्णन किया कि मैं, जब सब लोगों ने मुझे कहा कि आपको करना है प्राण प्रतिष्ठान और जो पूरे मुख्य भूमिका आपको निभाना है, तो 500 साल का एक एक चीज उनको ध्यान में रख के, जो कठोर तपस्या था, जो कठोर अपने आप को उन्होंने एक सीमित कर दिया, डाइट हो या भोजन हो, सवेरे 4 बजे उठ के जिस प्रकार बोला, वो जरूरी था. मैं अपने आप को उस चीज में टोटली इन्वॉल्व कर दिया और वो पूरा तपस्या करके मैं राम मंदिर एक इश्यू है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा इश्यू है. मोदी जी भले वो बोल रहे कि मैं पॉलिटिकल इसको नहीं मानता, इश्यू आस्था का विषय है, बट बार बार ये लोगों को बोलना कि 500 साल के बाद जो पुनर्निर्माण हो गया, फिर मुगलों की जो राजनीति, बोले कि वो सिर्फ बाजी में हमको नहीं हराते थे, मगर वो आस्था स्थल को तोड़ देते, मंदिरों को तोड़ देते. तो ये बार बार चीजें आ रहे, तो कैसे आप मेंटेन कर पाओगे मनीष सिंह जी? सर, मैं आप दोनों लोगों का बहुत आदर करता हूं और आपकी वरिष्ठता का हम बहुत सम्मान करते हैं. भारत के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एएनआई को इंटरव्यू देते समय मतलब इसको हमारे जैसा नौजवान जब देखता है, जैसे उन्होंने एक बात कही कि जो राजनीति में व्यक्ति समाज के सामने खड़ा होता है, जो बात कहता है उसको बहुत लंबे समय तक उस बात पर कायम रहना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, और यही मोदी की गारंटी है. आपने भी सर इस चीज को सुना होगा. सर, पूरे भारत के सामने, यहां तक कि दुनिया के सामने, भारत के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो उन्होंने भारत के लोगों से क्या कहा कि हम आपके बच्चों को अपना बच्चा मान करके सालाना हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे. ये मोदी जी की गारंटी थी. आज भारत का 80% नौजवान बेरोजगारी की दलदल में फंस चुका है. आज 80% भारत का युवा एकदम इतनी बड़ी महामारी में पहुंच चुका है बेरोजगारी के कि उससे वो कैसे निकल पाएगा. आने वाली जो सरकार होगी उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी बेरोजगारी को लेकर के, ये हमारे कल्पना से और आपकी कल्पना से बाहर है. इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीति को, व्यक्तिगत राजनीति को ऊंचाई पर ले जाने के चक्कर में भारत के युवाओं को गर्त में डाल दिया है, पहली बात. और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है प्रभु श्री राम जी के मंदिर की बात, तो समाजवादी पार्टी का सर स्पष्ट मत रहा है और हमेशा से रहा है कि हम सभी के धर्मों का, सभी के भाषाओं का, सभी के पंथों का, सभी के क्षेत्रों का हम आदर और सम्मान करते हैं. लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है सर, हमने हमेशा से ये कहा है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, और इसके निहित जो भी काम हो रहे हैं
यहाँ तक कि जब नेताजी ने के ऊपर आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि देखिए ना कितना ताजुब है, यही नृपेंद्र मिश्रा जो मुख्य सचिव थे नेताजी की सरकार के समय में, जब गोली चलवाने की बात बार बार उठाई जाती है, नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्पष्ट तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा था कि नेताजी का निर्देश नहीं था। ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, वहां के सिचुएशन को देखते हुए वहां के स्थानीय प्रशासन को इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा था। वही नृपेंद्र मिश्रा आज उस ट्रस्ट के एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है जिनकी निगरानी में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने कभी धर्म को वोट का जरिया नहीं बनाया। हमने हमारे किसी भी नेता का बयान उठा लीजिए, हम कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, कभी जाति के नाम पर नहीं वोट मांगते हैं, कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमेशा हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। किसानों के नाम पर हम वोट मांगते हैं, छात्रों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर वोट मांगते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, और हम इसीलिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे इतना दुख हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेसी 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 की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा हमारा लोकतंत्र है, दुनिया में हमें बहुत आदर और सम्मान मिलता है। इसको बनाने के पीछे कितने लाखों लोगों ने कुर्बान, राम मंदिर पर बलिदान लोगों ने दिया, इसको आपने याद किया है। लेकिन भारत को आजादी दिलाने के लिए कितने लाख लोगों ने भारत के लिए कुर्बानी अपनी दे दी, एक बार आपने जिक्र किया उस चीज का। हमारी 4000 से ऊपर वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन ने हड़प लिया आपके सरकार के समय में, एक बार भी आपके मुंह में चीन शब्द नहीं आया, एक बार आप बोल नहीं सकते थे। और आपकी गृह नीति कितनी फेल्योर है, आपकी मतलब डिपार्टमेंट्स की इतनी बड़ी फेल्योरनेस है होम डिपार्टमेंट की, कि आपका मणिपुर आग में जल रहा है, आज के समय में भी जल रहा है, और एक बार भी आपने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। वहां पर शांति की अपील तो आप कर सकते थे। दोनों समुदायों को, मैतई से लेकर के जो दूसरे समुदाय उन लोगों का जिक्र करके आप कह तो सकते थे कि शांति के साथ रहिए। हम लोग हम तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, हमारे तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे इतने बड़े आराध्य रहे जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब एएनआई पे बोल रहे थे तो कम से कम मणिपुर में शांति की अपील तो कर सकते थे। लेकिन मनीष सिंह जी, ये तो प्रतीत हो गया, ये तो तय हो गया कि अब राम मंदिर के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको इस बात से आगाह कर दिया गया है कि बीजेपी अब राम मंदिर की ही बात करेगी। तो मनीष सिंह जी, इससे आप कैसे लड़ेंगे? सर बहुत आपने वाजिब सवाल किया है, और आपने जिस तरफ हमें लेकर के, हमारी पार्टी को लेकर के चिंता जाहिर किया है, वो हम इसका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से धर्म आधारित राजनीति पर अपनी पार्टी को मजबूत किया है। कभी काशी का उन लोगों ने नाम लिया, कभी मथुरा का नाम लिया, कभी अयोध्या का नाम लिया। ठीक है, उनकी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन आज के समय में सर मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि हमारी युवा इतनी महंगी डिग्रियां लेकर के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं कि आज वो अपने माँ बाप के सामने अपनी नजरें नहीं मिला पाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, राम मंदिर का जिक्र करते हुए एक शब्द उन्होंने कहा कि पाई लोगों ने 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए दिए हैं, तब ये राम मंदिर बना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक बार ये नहीं कहा कि भारत के युवाओं को कितनी गरीबी, माँ के गहने गिरवी रखे जाते हैं, माँ के गहने बिक जाते हैं, बहनों के कान की बालियां बिक जाती हैं, सर जमीन गिरवी रखी जाती, पिता की जमीनें बिक जाती हैं, तब हमारे पास बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए जैसी तमाम महंगी और बड़ी क्वालिफिकेशन की जो डिग्रियां होती हैं वो आती हैं। एक बार आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि युवाओं ने कितने मेहनत के साथ पढ़ाई किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपने लिए 25 बरस मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें 2047 तक इस भारत को एक नए आयाम पर लेकर के जाना है, हमें चांद और गगनयान तक भारत को पहुंचाना है। तो अच्छी बात है, हम इसके सम्मान करते हैं कि कोई भी सरकार आएगी तो भारत को ऊंचाई और चंद्रमा के ऊंचाई और क्षितिज तक लेकर के जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अग्निवीर जो 4 साल भारत के युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से बच्चों को 11 महीने की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप अपने लिए 25 बरस का मापदंड सेटअप कर रहे हैं और भारत के युवाओं को 4 बरस की बात कर रहे हैं। तो जो एक दोहरे, और भारत के प्रधानमंत्री जी का तो जितना बड़ा दोहरा चरित्र है, उतना हिंदुस्तान के किसी भी वर्तमान समय में, छोड़ दीजिए पूर्व के भी समय में जो भी देश के नेतृत्व करने वाले लोग रहे, किसी के पास इतना बड़ा दोहरा चरित्र नहीं है जितना बड़ा भारत के प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। मनीष सिंह जी, ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे लगता है ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, और ये मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए हैं, अगर इन वादों को पूरा किया गया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी
और जितने भी लोग अभी 25 साल से कम उम्र के हैं उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जो उन्होंने बात कही प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने देखिए बार बार कहने पर थोड़ा सा हम लोगों को भी शर्म महसूस होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और किस तरह से बेबाक होकर के झूठ बोलते हैं, दुनिया के सामने बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, भारत के मंचों पर बोलते हैं। मतलब कैसे वो भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं। अब देखिए सर, हमारे पास हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है सर, हमारे पास देखिए आप इसको सर, आपने आपके पास होगा और आपने देखा भी होगा। हमने इस पे लिखा है हमारा अधिकार, हमने मेरा अधिकार नहीं लिखा है, हमारा अधिकार, मतलब भारत की जनता का अधिकार का हमने बात किया है। हमें इस बात को लेकर के फिक्र है, चिंता है कि हमारा संविधान खत्म हो रहा है, हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जैसे एएनआई की जो एंकर थी, उन्होंने जब सवाल किया प्रधानमंत्री जी से संविधान बदलने की बात, तो आप सर उस पूरे इंटरव्यू को देखिए। जैसे ही उन्होंने संविधान बदलने की बात किया, इनके 3 सांसदों ने, 2 सांसदों ने और एक मेरठ के उम्मीदवार जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का रोल पात्र किया था, उन्होंने बोला है, 3 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों ने भारत के संविधान के बदलने की वकालत किया है। जैसे ही एंकर ने इस बात को सवाल पूछा मोदी जी से, मोदी जी ने एक बार भी उस पर ये रिप्लाई नहीं दिया कि कहीं से भी भारत का संविधान नहीं बदला जाएगा। भारत के संविधान को बदलने की बात पर पूरी तरह से खारिज करते हुए वो दूसरे जवाब पर चले गए। तो कहने का सर मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी उस चीज को बल दे रहे हैं। जैसे 25 बरस का जैसे ही उन्होंने जिक्र किया, तो आपने देखा होगा सर, उसमें उन्होंने कहा कि जो बदलाव होगा वो देश को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, महत्वपूर्ण चीजों को नहीं जिक्र किया कि लोकतंत्र, संविधान और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, साथ में ये भी कहा कि उससे घबराने की जरूरत नहीं। नहीं, वो बात उन्होंने, ठीक है कि उन्होंने कहा घबराने की जरूरत, और क्यों, लेकिन ये उन्होंने तब भी कहा था बहुत पहले, फिर उसके बाद 8 नवंबर 8 बजे 2016, मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं है कि नहीं सर इस चुनाव के बाद हम तो प्रभु से यह कामना करते हैं, प्रकृति से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत की सुरक्षित मुस्तकबिल के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार में नहीं आना भारत के हित में रहेगा, भारत के लिए बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ बोलिए। नहीं सर, आप अमित शाह जी ने कहा कि देखो, हमने मोदी साहब ने विकास भी किया है और विरासत को संभाला भी है, विकास भी किया और विरासत को भी संभाला है। फिर 11th बिगेस्ट इकोनॉमी से मोदी साहब ने 10 साल में 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कर दिया है। 25 साल का प्लान है जैसा आपने कहा, और जो विरासत को संभाला है, अयोध्या में रामलल्ला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने से जिस प्रकार से सजावट किया, करतारपुर कॉरिडोर जिस प्रकार से मोदी साहब ने बनवाया, ब्रज भूमि मथुरा को संवारने का प्लान, तो विकास भी किया है, विरासत भी संभाला है। ये मोदी जी का जबरदस्त काम है, जो 70 यानी 60 इयर्स कांग्रेस का और जो टोटल 70 इयर्स इंडिपेंडेंस से कोई प्रधानमंत्री ने इतने विकास और विरासत संभालने वाला काम किया नहीं है। और इसमें से आप देखो, वो 3 जो जिक्र किया वो यूपी के, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और ब्रजभूमि मथुरा का, तो क्लियर कट एजेंडा तय है। मनीष सिंह जी, सर कोई भी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो धार्मिक मुद्दों को ही आधार बना करके वो चुनाव में जाती है, और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही वो जनता के बीच में अपने वक्तव्य देती है और उसी से वोट हासिल करती है। देखिए अमित शाह जी, मैंने आपसे कहा ना सर कि मोदी जी और योगी जी, इन दोनों से ठीक एक विपरीत कैरेक्टर के अमित शाह लीडर हैं। अमित शाह जी एक इतने दम्भी और इतने अहंकारी व्यक्तित्व के नेता हैं कि उसको जो बात उनकी जुबान से निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए जिस भी तरीके अपनाने पड़ते हैं वो अपनाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अमित शाह जी का, कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने और योगी जी ने जो तमाम हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं उस किसी भी बात में आपने युवाओं के मुस्तकबिल की बात, उन्होंने सुरक्षित मुस्तकबिल की बात आपने नहीं सुनी होगी। कहीं पर भी ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। यहां तक कि उनके मैनिफेस्टो को उठा करके आप देखिए तो एक बार भी उस मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है कि हम भारत के युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। जब हमारे पास सरकारी नौकरी के पद रिक्त हैं, जब 1,44,00,000 से ऊपर सरकारी पद केंद्र के पास जो विभाग है उसमें पद रिक्त है, तो भारत के युवाओं को नौकरी देने से सरकार क्यों परहेज कर रही है? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, मोदी जी जो बयान दे रहे थे
जो बयान उन्होंने एएनआई पे दिया है, अगर इसी को हम उनके चुनावी एजेंडे को मान लें, तो सर मैं ये मानता हूं कि भारत अब बेहतर स्थिति में नहीं रह पाएगा। भारत को बहुत ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री जी ने कमजोर कर दिया है। जी। और जो कमजोरी रोक, मतलब ऊपर से एक मतलब हाँ, एक गांव में जब घर बनता है सर ना, तो एक छप्पर डाली जाती है, उस छप्पर के ऊपर से एक बरसात के समय में एक प्लास्टिक का पेपर बिछाया जाता है कि बरसात की पानी अंदर ना जाए। तो बरसात की पानी जो ढकोसला है भारत के प्रधानमंत्री जी का, 2014 के पहले भारत के पास ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज के समय में 260 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो चुका है। तो आप सोचिए कि कर्ज लेकर के अगर हम अपना ढकोसला और ढिढोरा दिखा रहे हैं कि हमारा भारत तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का बन गया, तो हमें दुख इस बात का है कि हम कर्जदार हो चुके हैं। 1,40,000 से ऊपर प्रति व्यक्ति भारत का इस समय कर्जे में है। बीजेपी के मनीष सिंह जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत मैनिफेस्टो बना दिया। जो जिस प्रकार से 70 या 70 साल के ऊपर जो बुजुर्ग है, सिटीजन्स, सबको आयुष्मान योजना में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। बोले कि सब खर्च 5 लाख तक सरकार का जिम्मेदारी है, मोदी जी का गारंटी है। बोले 4 करोड़ हमने घर बनाए और 3 करोड़ घर बना के गरीबों के लिए देंगे, ये मोदी जी का गारंटी मैनिफेस्टो में लिखा है। जीरो बिल, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मनीष सिंह जी, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो जीरो भी है और एक्सेस अगर आप जनरेट करते हो, जो मोदी प्रधानमंत्री सूर्य पावर जो है योजना, सूर्य घर योजना, तो सरकार आपसे खरीदेगा, वो पूरा एक्सेस बिजली आपसे खरीदेगा। CAA है, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और ओलंपिक्स 2036 का तैयारी अब से चालू है। यानी मनीष सिंह जी कुछ छोड़ा नहीं है मोदी जी ने, हर चीज उस मैनिफेस्टो में है, और मैनिफेस्टो कम मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। मनीष सिंह जी, पहले चुनाव में आपने एक स्लोगन सुना होगा, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए सर? दूसरे चुनाव में आपने एक नए तरह का हर हर मोदी घर घर मोदी सुना सर। अब मोदी की गारंटी देख लीजिए। अरे हर चुनाव में नारों के गढ़ करके हम भारत की जनता का भलाई नहीं कर पाएंगे। भारत की जनता की भलाई करने के लिए हमें भारत को समझना पड़ेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री जी अभी एक सप्ताह पूर्व में उन्होंने सहारनपुर की सभा में कहा कि 3,000 रुपए भारत में पहले यूरिया की खाद बिकती थी। जब भारत के प्रधानमंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि भारत में 300 रुपए की यूरिया मिलती है कि भारत में 3,000 रुपए की यूरिया मिलती है, जब उनको यही नहीं पता है कि भारत में यूरिया और DAP का बाइफर्केशन क्या है, यूरिया किस चीज को कहा जाता है, DAP किस चीज को कहा जाता है। अरे बोलने के लिए लिखी हुई बात देख करके बोलना। भारत के प्रधानमंत्री जी चाहे जो बात बोलना है बोले, भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, आज के इंटरव्यू में एक बात, खास बात उन्होंने कहा, और सर आपने सुना होगा, उन्होंने जब कहा ED CBI इनकम टैक्स के रेट की, जब बात एंकर ने चर्चा में पूछा उनसे सवाल, तो उन्होंने कहा कि हमने 2200 करोड़ से ऊपर नगद जब्त किए हैं। आपने सर सुना होगा, और 1 लाख करोड़ से ऊपर हमने रिकवर किए हैं। सर एक बार भी, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र एक भारत की एक बहुत एक आधुनिक शहर और बहुत ही इकोनॉमिकल वो सिटी मानी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वहां से संचालित होती है। गुजरात के किसी एक आदमी का नाम बताइए सर 10 वर्षों में जहां पर ED CBI गई हो, एक आदमी का, वाहिद एक आदमी का नाम सर पूछ रहा हूं आपसे कि आप सर सिर्फ एक चीज पूछिए कि गुजरात के किसी भी दुकानदार के यहाँ, किसी भी व्यापारी के यहाँ, किसी भी नेता के यहाँ क्या एक बार भी ED CBI गई है? क्या पूरा भारत करप्ट है? और क्या गुजरात में जो बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदार है? वहां ईमानदार लोग रहते हैं मनीष सिंह। एक बार भी सर 4400 रेड पड़े हैं भारत में जी, 44,000 4400 रेड अभी तक पड़े हैं पूरे भारत भर में। 28 राज्यों में 27 राज्यों में रेड पड़ चुके हैं, लेकिन गुजरात वाहिद इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जहां पर एक भी रेड नहीं पड़ा। तो सर दुर्भाग्य इस बात का है जी। ये तो बात हो गई है, तो ये तो आप लोग बात बोलेंगे, हर जगह पे बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि MSP के ऊपर अब बात नहीं कर रहा है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि पिछले बरस जब फार्मर्स की एजिटेशन हुई थी, किसानों का जब आंदोलन हुआ था, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि भाई ये कमेटी बनाई जाएगी, उसके तहत आप सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी वो क्रॉप्स हैं जिसके तहत MSP मिलेगी, कितने साल के लिए मिलेगी, क्या होगा, वगैरह वगैरह, उसका एक मैकेनिज्म तैयार होगा। वो कुछ तैयार नहीं हुआ है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको लगता है? जितने भी लोग किसानी करते हैं, 70% हिंदुस्तान के लोग किसानी करते हैं भाई, सर बताएं। सर
एमएसपी पे इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी बोलने से परहेज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं कि वो उन्होंने बार बार इस बात का संकेत किया है कि हम बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहे हैं। अभी तो हिंदुस्तान ने हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मोदी जी का 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो एक फिल्म का ट्रेलर है। अब जो फिल्म पूरी आने जा रही है उसमें ये जो 3 काले कानून थे, उस 3 काले कानून को भी ये लेकर के आएंगे और हमारी खेती प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। जब हमारी सेना प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकती है, हमारी रेलवे जब जा सकती है, हमारे एयरपोर्ट और हमारे जो तमाम ऐसे जो हमारे सिस्टम है, ये जब हमारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, तो हमारा एक खेती ही ऐसा, हमारे पास एक थाती और एक ताकत है जो किसी भी सरकार से लड़ने का मादा देती है। भारत के प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जब जिस दिन हम भारत के खेतों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के चले जाएंगे, तब उसके बाद से किसान आंदोलन भारत में जिस दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से जो चाहेंगे भारत में करेंगे। कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मनीष सिंह जी, राजनाथ सिंह जी आजकल बहुत हावी हुए हैं पॉलिटिक्स को लेकर। राजनाथ सिंह जी ने आप पे और पूरे इंडिया अलायंस पे आरोप लगाया कि आप बार बार बोल रहे हो लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि इमरजेंसी में मैं जेल में था और मेरे मां जी के अंतिम यात्रा में जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिला कोर्ट से, कहीं से। तो मैं भुगता हूं कि लोकतंत्र किस प्रकार से मोड़ा जा सकता। तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मोदी जी के काल में सबको मिला है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। इमरजेंसी जो भुगते हैं, मैं भुगता हूं। राजनाथ सिंह जी का कमेंट आप कैसे देखते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ। सर, मोदी जी के सामने राजनाथ सिंह जी अब बिना रीढ़ के नेता रह चुके हैं। उनके शरीर में अब रीढ़ नहीं बची है। जिस तरह से मोदी जी के सामने राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, कहीं से यह महसूस नहीं होता है, कहीं से यह प्रतीत नहीं होता है कि 2-2 बार के भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इतने वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, तमाम सारे पदों पर रह चुके हैं। तो जिस तरह की अब मोदी जी की चाटुकारिता में राजनाथ सिंह जी क्या क्या बोल जाते हैं, उनको खुद ही इस बात का अंदाजा नहीं है। जैसे अभी बिहार में जमुई में गए थे राजनाथ सिंह जी, उनका मैंने थोड़ा सा भाषण सुना। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि जो लोग जेल में हैं, बेल में हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र बचाना है, संविधान। अरे, लोकतंत्र की बात और संविधान की बात तो आप भी तब कर पा रहे हैं जब आप लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए 20 महीने आप इमरजेंसी में रहे थे। और मिर्जापुर जिस शहर के रहने वाले हैं राजनाथ सिंह जी, जिस जनपद के रहने वाले हैं, उस जनपद में चले जाएंगे अगर राजनाथ सिंह जी, तो वहां का बच्चा भी अब नहीं बता पाएगा, कोई अगर आज के समय का नौजवान होगा वो ये नहीं बता पाएगा कि राजनाथ सिंह हमारे जनपद के रहने वाले हैं। आप खुद ही सब देख लीजिए कि उनका 5 बरस 6 बरस उठा करके देख लीजिए कि पूरा जो आदमी अपने जनपद का विकास न कर पाया, अपने जनपद में जा करके वहां के युवाओं का दुख सुख न पूछ पाया, वो भारत में घूम करके जो भी मोदी जी के सामने जितनी चाटुकारिता हो सकती है करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत का जनता बदलाव के लिए तैयार है, परिवर्तन के लिए तैयार है, और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आपका, ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इस बात ने जरा तूल पकड़ा, जो आपका पीडीए है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, ये काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। ऐसा सच है क्या? काफ़ी लोग इकट्ठे आए हैं, बहुत लोगों ने, स्पेशली ओबीसीज ने, जो बहुत लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे, अब शायद वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आए हैं। ऐसा कुछ हुआ है क्या मनीष सिंह? सर, पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ऐसा विजन लाइन था जिसको शुरू में तो कुछ लोग असहज हो गए थे, शुरू में तो कुछ बातें असहजता के साथ कर रहे थे, लेकिन पीडीए ने जिस तरह से एक समाज के सभी वर्गों को, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, बहुजनवादी जो लोग हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश किया कि हम अगर एनडीए से लड़ना चाहते हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सामंती और अहंकारी व्यवस्थाओं से लड़ना चाहते हैं, तो हमको पीडीए का जो एक गमला हमें मिला है, उस गमले में हमको सभी लोगों को सज करके, धज करके और इकट्ठा होकर के जब हम लड़ेंगे इन ताकतों से, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे और हम ही उनको सत्ता से बेदखल कर पाएंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से मोदी जी का विजय रथ रुक गया, तो ही जाकर के इंडिया अलायंस की सरकार शायद बन सकती है दिल्ली में। अगर
80 में से 65 के 70 सीटें भी आ गई। बीजेपी तो बोलती है हमारी 75 और 80 के बीच में आएंगी। अगर आपने उनको 55 या 50 पे रोक दिया तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी दिल्ली में। ऐसा होगा सर, क्या? 5 से 50 लेके आना पड़ेगा मनीष जी आपको। सर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर मतदाता है जो इस बार वोट करने जा रहे हैं, और एक लाख तकरीबन 62,000 तकरीबन बूथ है, जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम, इको सिस्टम बना करके हमने 20-20 यूथ को एक बूथ पर खड़ा किया है, और हमने उनका एक संगठन निर्माण किया है। 58,184 ग्राम सभाएं हैं, 1,62,000 तकरीबन बूथ है। तो हम नीचे से भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक ऐसा खूबसूरत एक बूथ सिस्टम खड़ा किया है, जो वहां पर जमीनी धरातल पर हम तो ऊपरी स्तर पे तो लड़ ही रहे हैं, चुनावी जनसभाओं में हम लड़ रहे हैं, उनके बयानों का हम और उनकी योजनाओं का, उनकी नीतियों का हम जन जन में जाकर के बता रहे हैं। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है, जो जमीनी स्तर पे लड़ाई है, वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम बूथ से लेकर के यूथ को कनेक्ट करते हुए, उनको बताते हुए कि तुम्हारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हम तुम्हें कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, तुम्हारे जीवन को कैसे हम बेहतर करेंगे। हम मोटिवेशनल लोकल स्तर पर स्पीचेस के माध्यम से उनको तमाम अखबारों के आर्टिकल्स, हमारी जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स की जो किताबें हैं, जो बुकें हैं, उनमें जो हमारी चीजें लिखी हुई है, यूथ के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, इन सभी चीजों का जिक्र करते हुए जो हम लोगों ने खड़ा किया, उसका जो बूम सर दिखाई देगा वो जिस दिन वोटिंग होगी उसमें दिखेगा। और जैसे ही 4 जून को मतगणना होगी और सामने रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश देश को अप्रत्याशित रिजल्ट देगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शॉकिंग रिजल्ट होगा, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम रोक देंगे। क्या बात है साहब। मनीष सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ सर, जुड़ने के आपका लिए। आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय सिया राम, जय सिया राम। I hope it works. I'm not sure, because suddenly there is no talk. Earlier there was a lot of talk about, there was a lot of buzz, a lot of chatter about Akhilesh Yadav. Suddenly there is no chatter at all. Now There's you no find buzz. Yogi Adityanath coming out, his body language and the aura is that I am going to win and this is going to happen. And it's not 70s, but पूरा 80 के 80 में जी बीजेपी का होगा. I can we can smell the kind of confidence coming out from him. That's right. And you can actually feel the nervousness Yes. in all the other parties. Right at the moment with us.